तो अभी तक हम लोग ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग बात कर चुके थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, बस एक लाइन में फिर से रिपीट कर देते हैं कि सॉल्यूशंस की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके मास पे डिपेंड करता है, ना कि नेचर ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड करता हो। तो कंटिन्यूइंग इन द सेम वे, जो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग का दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दोनों ही आज हम लोग कवर कर रहे होंगे। दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज दूसरा होगा हम लोग का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये दोनों टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, पूरा समझेंगे नहीं, याद करके जाओ, यहाँ से पूरा याद करके क्लास में से जाओगे, इस बात की गारंटी है चीज की। चलो तो समझते हैं पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, सो डायरेक्टली आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एग्जैक्ट डेफिनेशन की क्या है भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तुरंत आया और डेफिनेशन लिखवा दिया या फॉर्मुला लिखवा दिया, रटना, ऐसा कुछ नहीं है। सोल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ द सोल्यूशन। एक सोल्यूशन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, मतलब एक बीकर टाइप करके, और फिर उससे थोड़ी सी चीजें कोरिलेट करके समझाने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली दिस टर्म एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मींस, और फिर कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे एंड हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन दिस। ठीक है, इसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे डिस्कस करेंगे, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे होंगे। चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस सपोज देयर इज अ सॉल्यूशन। यहाँ पे एक सॉल्यूशन हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, कोई हमारे पास सॉल्यूशन नहीं पहले कह रहे हैं। लेट अस सपोज हमने यहाँ पे एक सॉल्वेंट लिया। ठीक है, ये जो सॉल्वेंट हम लोग का कोई ए टाइप का ये सॉल्वेंट है। ठीक है, इज द सॉल्वेंट इज ऑफ द टाइप ए टाइप का ये हम लोग का सॉल्वेंट है। और लेट अस सपोज कि जो सॉल्वेंट बेटा यहाँ पे इसका जो मास है हमारे पास, दिस मास इज द W ग्राम। ठीक है, W ग्राम हम लोग का ये सॉल्वेंट का मास है, या W ग्राम ना करके हम डायरेक्ट, बिकॉज इट्स ऑलरेडी अंडरस्टूड कि भाई ग्राम में तो यहाँ पे होगा, हम WA कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये WA कर दिया। ठीक है, इनिशियली फिर से बता रहा हूँ, हमने एक बीकर लिया सिंपली और कोई उसमें हमने सॉल्वेंट ले लिया, बट रिमेंबर द सॉल्वेंट मस्ट बी ऑफ लिक्विड इन नेचर। ये सॉल्वेंट आपका लिक्विड नेचर का होगा। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो अब चलो अब यहाँ पे फिर और समझाता हूँ आपको कि हमने क्या किया, इस बीकर को हमने क्लोज किया यहाँ पे। सिंस वी नो दैट इट इज हम लोग का क्या है, हम लोग का ये लिक्विड सॉल्वेंट है, सो इट विल इवापोरेट और ये वेपर क्रिएट करेगा। सिंस इट विल क्रिएट द वेपर्स, तो यहाँ पे कुछ आपको क्या मिलेंगे, वेपर्स मिलेंगे। देखो ये जो मैं सर्कल्स बना रहा हूँ, लेट अस सपोज दीज आर रिप्रेजेंटिंग एज द वेपर्स। ठीक है, ये लिक्विड आपके क्या करेंगे, वेपर्स बनाएंगे। अब ये जो वेपर्स बनाएंगे तो ये वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, इतना हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि इनिशियल, अब हम क्या कर रहे हैं, इफ वी आर एडिंग सम सॉल्यूट इन इट। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ हम यहाँ पे सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। उस सॉल्यूट को मैं B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। रिमेंबर ये सॉल्यूट आपका कैसा है, सॉलिड इन नेचर है, और हम सभी को पता है बेटा कि अगर ये सॉलिड है तो इसका नेचर कैसा होगा, दिस विल बी ऑफ नॉन वोलाटाइल इन नेचर, मतलब ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। वो नॉन वोलाटाइल कहने का इतना सा मतलब फिलहाल अभी आप समझ सकते हो, हालांकि वोलाटाइल का तो एक अलग डेफिनेशन है। ठीक, फिर से समझा रहे इस चीज को पूरा क्या है कि देखो सबसे पहले हमारे पास एक लिक्विड सॉल्वेंट था, ए नाम हमने दिया, उसका मास कितना था, WA ग्राम लेट सपोज करो था। कुछ वेपर्स में वो कन्वर्ट हो रहा था, क्योंकि लिक्विड की एक जनरल टेंडेंसी हमारी कि वो वेपर में कन्वर्ट होगा और वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा अपना, जो कि राउल्ट्स लॉ में हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा देखो हम क्या करें, फिर सेकंड केस यहाँ पे कुछ सॉल्यूट ऐड करें, क्योंकि हम सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, हमने कुछ सॉल्यूट ऐड किया जो कि सॉलिड इन नेचर है, नॉन वोलाटाइल नेचर है। ठीक है, अब देखो होगा क्या है, यहाँ से अब समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हमको समझ में आ गया कि बोर्ड पे है क्या, इसको कैसे रिलेट करेंगे टॉपिक से, ये हम समझाते हैं। देखो जब इनिशियली हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट था, तो आप देखो यहाँ पे कुछ वेपर्स थे हमारे पास, 1 2 3 4, ये 4 वेपर्स थे लेट अस सपोज। ठीक है, 4 वेपर्स थे, मतलब ये लिक्विड हमारा वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, वेपर प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट कर रहा था हम लोग का। लेकिन जैसे ही द मोमेंट वी विल ऐड द सॉलिड नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट, ठीक है, जैसे ही नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, होगा क्या, देखो दो अलग अलग चेंजेस होंगे। सबसे पहला आप देखो यहाँ लिक्विड्स के बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ ये स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, ये सॉलिड सॉल्यूट ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, अब 9th क्लास में हम लोग को ये चीज पढ़ाया गया है कि जितना सरफेस एरिया कम होगा, इवापोरेशन का प्रोसेस, वेपराइजेशन का प्रोसेस उतना कम होगा। अब ऑब्वियसली देखो ना कि आपके पास कोई पीस ऑफ क्लॉथ है, आप उसको कह सकते हैं कि वेट करके, गीला करके आप ऐसे ही रख दो कहीं पे। ठीक है, इट विल टेक सम लिटिल बिट लॉन्गर टाइम, ठीक है, टू कह सकते हैं कि ड्राई होने में उसको समय लगेगा। बट इन द केस ऑफ कि जब उसको हैंगर पे आप लगा दोगे तुरंत 1-2 घंटे में या उससे कम समय भी, समर वेकेशन में तो आधे घंटे में भी सूख जाना है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो ठीक वही चीज यहाँ पे देखो, जैसे ही सॉलिड को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो सॉलिड्स क्या करेगा, कुछ सरफेस एरिया आप सॉलिड ऑक्यूपाई कर लेगा। यानी अब सरफेस एरिया कम हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, वेपर आपका कम मिलेगा यहाँ पे। यानी अब जो वेपर 4 मिल रहा था, अब हो सकता है अब यहाँ पे वेपर 2 ही मिलेगा। पहला केस ही है। अभी मैं ये नहीं समझा रहा हूँ कि एलिवेशन है कि नहीं है बॉइलिंग पॉइंट का, पहले समझा रहा हूँ कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा आपका। तो यहाँ पे हमारे पास वेपर्स कम मिलेंगे हमको।
ठीक है। अब हम वापस आते हैं इस टर्म पे, व्हाट एग्जैक्टली दिस टर्म बॉइलिंग पॉइंट मींस। ठीक है, अब इस बॉइलिंग पॉइंट टर्म का मतलब क्या है ये समझते हैं। देखो इनिशियली हम लोग कह देते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे बॉइलिंग स्टार्ट हो। ठीक है, ये 9th 10th तक लेवल तक कहना तो सही है, बट अप टू कह सकते हैं कि व्हेन वी आर इन द क्लास 12th हम इसको कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास कोई लिक्विड सोल्यूशन है, हम उसको बॉयल कर रहे हैं। ठीक है, हम उसको बॉयल कर रहे हैं और उसको बॉइलिंग स्टार्ट हो गया। अब ये बॉइलिंग देखो कब स्टार्ट होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। मींस वी कैन से ओवर हियर कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अभी किसी लिक्विड का टेम्परेचर का, सॉरी किसी भी लिक्विड का, वो कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर होता है जिसपे उसका एटमॉस्फेरिक, जिसमें उसका कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। मतलब कि इसमें जो वेपर्स क्रिएट हो रहा है, ये वेपर्स अगर बाहर की एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, इसका मतलब लिक्विड का बॉइलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ये चीज याद रखना। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, हो सकता है शायद थोड़ा समझने में दिक्कत आया होगा कि बॉइलिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो अब देखो मतलब हम लिक्विड को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमको इस यहाँ पे हमारे पास ये लिक्विड कुछ इस तरीके से देखो सर्टेन है, ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये लिक्विड वेपर्स में हमारे पास ये कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अब जैसे ही हमने यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर दिया है, नंबर ऑफ वेपर्स क्या हो गए, कम हो गए। जब नंबर ऑफ वेपर्स कम हो गए तो फिर से अगेन हमको क्या करना है, इसको भाई हीट कर रहे हैं हम, इसको बॉयल करना है, यानी हमको वेपर्स में ज्यादा कन्वर्ट इसको करना पड़ेगा। तो ज्यादा वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वेपर्स के मॉलिक्यूल्स अभी कम हो गए, ज्यादा वेपर्स में कन्वर्ट करना है, यानी हमको बहुत ज्यादा यहाँ पे हीट देना पड़ेगा, यानी हीट यानी टेम्परेचर हमें ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो इवेंचुअली देखो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर हम क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं, या टेम्परेचर को कह सकते हैं हम यहाँ पे एलिवेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। दिस इज एक्चुअली द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक बार फिर से मैं इसको समझाता हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा जल्दी, शायद काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दिए इस चीज को। देखो ऐसे सिंपली हमारे पास एक लिक्विड सोल्यूशन था, कुछ वेपर्स क्रिएट हो रहे थे उसके, क्योंकि जस्ट बिकॉज लिक्विड है हम लोग का, वोलाटाइल कंपोनेंट है हम लोग का, तो वेपर्स क्रिएट करेंगे। जैसे ही नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हमने यहाँ पे ऐड किया, वेपर्स कम हो गए हमारे पास। जब वेपर्स कम हो गए तो लिक्विड को बॉयल करने के लिए हमें और वेपर्स क्रिएट कराना पड़ेगा। तो और वेपर्स क्रिएट कराने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम हीट टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। मतलब ये लिक्विड पहले हमारा जो 70 डिग्री पे बॉयल हो रहा था, 80 डिग्री पे बॉयल हो रहा था, अब 10 डिग्री और 5 डिग्री और हमें बॉयल करना पड़ेगा। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम लोग बोल रहे होते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको समझाते हैं कि इसको हम लोग ग्राफिकली देखो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तुम्हारे बुकों में इस चीज को समझाते हैं। देखो अब सबसे पहले इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन आई हैव सीन दिस थिंग कि व्हाइल ड्राइंग दिस ग्राफ, कह सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते समय नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव सीन दिस स्टूडेंट डू दिस मिस्टेक्स। क्या मिस्टेक करते हैं, क्यों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सही करते ही नहीं है। अब अच्छा क्यों नहीं करते, देयर इज एक्चुअली रीजन बिहाइंड दिस कि या तो बताया नहीं जाता उनको कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, या उसको कहीं ना कहीं चीजों को इग्नोरेंस होता है कि उसको करेंगे कैसे ड्रॉ। तो देखो ये चीज बता रहे हैं। सबसे पहला इस वाई एक्सिस पे आपको यहाँ पे टेम्परेचर प्लॉट करना होता है, बट रिमेंबर अगेन टेम्परेचर भी किसमें होगा आपका यहाँ पे, केल्विन में। ठीक है, ये और इस सॉरी एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे वाई एक्सिस पे आप यहाँ पे क्या प्लॉट करोगे, हियर यू विल प्लॉट द वेपर प्रेशर, यहाँ पे आप प्लॉट करोगे वेपर प्रेशर। ठीक, दो चीजें था हमारे पास। इनिशियली हमने यहाँ पे सोल्यूशन लिया था, सॉरी सॉल्वेंट लिया था W जो कि A टाइप का है, और B हमने कोई सॉल्वेंट यहाँ पे मिक्स किया था और दोनों मिलकर एक सोल्यूशन बन गया। ठीक है, मान लो किसी एक टेम्परेचर पे, ठीक, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, रिमेंबर दिस थिंग, ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ग्राफ देखे और रैंडमली कहीं से भी लाइन खींच खाच दिया, वो ग्राफ नहीं होता हमारा। ठीक है, तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। मान लो पहले टेम्परेचर कोई ये फिक्स जैसा टेम्परेचर रहा होगा हम लोग का। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई एक फिक्स टेम्परेचर यहाँ पे। अब धीरे धीरे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। किसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रिमेंबर पहले मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो देखो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर्स ज्यादा क्रिएट होगा। ठीक है, हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है, हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं इसको, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ज्यादा वेपर्स क्रिएट होगा। भाई उतना ही ज्यादा वेपर में क्रिएट होंगे, तो जितना ज्यादा वेपर क्रिएट होगा वेपर प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देखो ये वेपर प्रेशर का कर्व देखो धीरे धीरे ऊपर की साइड हमारा यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा, ध्यान से देखना, एक ऐसा टाइम आ जाएगा जहां पे इसका बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे बॉइलिंग स्टार्ट हो सके उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर करेंगे, और उस समय इसका जो वेपर प्रेशर रहेगा इस सॉल्वेंट का, दैट विल बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1 atm होता है आपका, यहाँ इसके बराबर हो जाएगा। ये आपका ग्राफ किसके ले रहा है, इसको
डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका ग्राफ था किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए था, ठीक है। लेकिन देखो जैसे ही हम इसमें अब सोल्यूट ऐड करेंगे कोई, ठीक है ना, द मोमेंट वी विल आई विल ऐड द सोल्यूट, जैसे इसमें सोल्यूट ऐड करेंगे, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे भाई, वो कुछ ऑक्यूपाई कर लेंगे स्पेस, एरिया कम, वहां पे आपका क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन कम हो जाएगा। और दूसरा कि सॉलिड हम लोग का नॉन वोलेटाइल है ना, तो ये तो वेपर्स में क्रिएट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली दोनों ही केस के कारण आपके यहाँ पे वेपर्स कम हो जाएंगे क्रिएट। जब वेपर्स कम क्रिएट होंगे और फिर भी आपको लिक्विड को बॉयल करना है, तो आप एब्रप्टली टेम्परेचर को बढ़ाओगे। जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाओगे, यानी अब आपका जो सोल्यूशन यहाँ पे जाके बॉयल होता था, अब मतलब ये देखो इस टेम्परेचर पे, ये देखो समथिंग कहीं आपका इस टेम्परेचर पे जाके, यहाँ पे ये पहले सॉल्वेंट बॉयल होता था, लेकिन अब वो इसके आगे टेम्परेचर पे कहीं जाके बॉयल होगा। देखो कुछ इस तरीके से, ये समथिंग, ये देखो यहाँ पे जाके कहीं आपका बॉयल होगा। और इस टेम्परेचर को भी हम लोग क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, क्योंकि एक मैंने अभी बताया आपको, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, उस केस पे उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे जो टेम्परेचर आपको मिला, देखो ये टेम्परेचर इंक्रीज है। देखो अगर यहाँ 0 आप लेते हो तो इस ग्राफ को मेजर करो, और देखो यहाँ देखो ये वैल्यू ऑब्वियसली अपने आप बढ़ी है, और ये वाला जो लाइन है आपका, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर कर्व फॉर द सॉल्यूशन। देखो ये जो सॉल्वेंट का यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, इसको हम लोग बोलते हैं TB नॉट, ठीक है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर मिला आपको, दिस विल बी कॉल्ड एज TB। ये पूरा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। शायद थोड़ा सा टाइम हमने ज़्यादा लिया एक्सप्लेन करने में, बट क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट है हम लोग का। तो ये हम लोग का था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब समझाते हैं इसके बारे में थियोरी की, कैसे इसको हम फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और देखो तो हम अगर कह रहे हैं यहाँ पे कि इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास TB था, और ये जो TB नॉट था, और बाद में जो इंक्रीज टेम्परेचर मिला सोल्यूशन का, होल दी सोल्यूशन का, वो मिला हमें TB। यानी जो इंक्रीज टेम्परेचर वो TB है, ठीक है। और एलिवेशन कितना हुआ होगा, अगर हम TB नॉट से सब्ट्रैक्ट कर दे तो दिस विल बी, यही तो होगा ना हमारा एलिवेशन। मतलब कि हमारे पास कोई एक वैल्यू 4 है, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो भाई 2 जो बच रहा है वही ना हमारा एलिवेशन है। ठीक वही चीज, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यही जो डिक्रीज वैल्यू है, दिस विल बी कॉल्ड इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग डेल्टा TB से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। रिमेंबर दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। TB हम लोग का क्या है, इंक्रीज्ड बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, और TB नॉट हम लोग का जो इनिशियल था, जो कि सॉल्वेंट का था हमारा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला तो नहीं है, बट दिस इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हम लोग का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ऐसे हम लोग यहाँ पे इसको मेजर कर सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या है इसके कैलकुलेट करने के लिए, चीज देखो डायरेक्टली पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको दिया कैसे गया है। दैट इज डेल्टा TB, इससे डायरेक्टली ये चीज दिया गया आपका, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M, ठीक है। अब दो अलग अलग चीजें ये क्या है, आपको ये समझाता हूँ। देखो यहाँ पे डेल्टा TB आपके पास यहाँ पे ये क्या है हम लोग का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस डेल्टा TB यही हम लोग का है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड दिस KB इज कॉल्ड एज ये KB यहाँ पे हम लोग का, इसको हम लोग कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। दिस इज योर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये हम लोग का है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और इसको एक और टर्म से देखो कह सकते हैं, ये कभी कभी MCQ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड एज इल्यूबियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलेंगे इल्यूबियोस्कोपिक कांस्टेंट। और इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को भी इल्यूबियोस्कोपी ही बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट में, देखो इसको इस टर्म से भी बोल सकते हैं, इल्यूबियोस्कोपी, ठीक है। इस टर्म से भी इसको जानते हैं, या तो आप ये कह लो या कह लो, दोनों ही बात बराबर है, ठीक। तो इसका मतलब दिस इज द फॉर्मूला थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज KB इंटू M। और यहाँ पे M क्या है आपका, दिस M इज द मोलैलिटी, ये हम लोग का क्या है यहाँ पे, मोलैलिटी, ठीक है। ये हम लोग का मोलैलिटी है। रिमेंबर मोलैलिटी किसका, सल्यूट की मोलैलिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये हम लोग का। तो अब ये फॉर्मूला आया कैसे, देखो, ठीक है। थोड़ा सा डेरिवेशन तो नहीं कहेंगे, बट हाँ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फॉर्मूला हम लोग का डिराइव होकर आया कैसे होगा, इसको समझाते हैं हम, ठीक है। तो चलो और देखते हैं अब इसका डेरिवेशन कैसे आया होगा। तो चलो इसका डेरिवेशन कराने के लिए पहले मुझे बोर्ड इरेज करना पड़ेगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, देन आफ्टर इसको एक्सप्लेन कराते हैं कि ये डेरिवेशन आखिर आया कैसे। ये डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू 1, ये याद रखना। मैं यहाँ पे इसको पूरा इरेज कर रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे इरेज करनी पड़ेंगी तभी समझ में आएगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था हम लोग का।
अब देखो यहाँ पे इनिशियली हमको ये राउल्ट्स लॉ में देखो हमें ये बताया गया है, ठीक है, कि हम लोग का जो वेपर प्रेशर होता है आपका, ठीक है, जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज डेल्टा पी हम लोग का विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ये हमारा मोल फ्रैक्शन के होता है, ये चीज हम राउल्ट्स लॉ में ये पढ़ रखे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे भी देखो, अगर आपको ग्राफ याद हो, देखो एक बार फिर से बना के दिखा रहा हूँ, ये हम लोग का यहाँ पे टेम्परेचर प्लॉट कर रहे थे, यहाँ पे प्रेशर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा था कि वेपर प्रेशर भी देखो हम लोग का बढ़ा था, तो हम क्या किस तरीके से कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है आपका, ये जो डेल्टा पी है, ये डेल्टा टी के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर से समझो इस चीज को, देखो यहाँ पे प्रेशर हम लोग का जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, देखो सॉरी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब अगर टेम्परेचर यहाँ था, फिर देखो ग्राफ ऊपर हमारा बढ़ते चला जा रहा है, मतलब एज वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, एज वी आर इंक्रीजिंग द, ये जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू आपकी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इस डेल्टा पी की जगह पे हम लिख सकते हैं दैट इज डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी, ठीक है। हम यहाँ पे भी इसको काई बी की इक्वल यहाँ पे लिख सकते हैं, ये चीज हमें यहाँ पे समझ में आ गया, दिस इज इक्वल टू हमारा काई बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं। और एक चीज और देखो, यहाँ पे हम लोग को बताया गया था राउल्ट्स लॉ में, आपको अगर याद हो कि जो हम लोग का प्रेशर होता था डेल्टा पी हम लोग का विल बी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, वो मोल फ्रैक्शन के भी हम लोग के प्रोपोर्शनल था। तो सेम केस यहाँ पे भी हम कर रहे हैं, डेल्टा टी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी की जगह पे हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। लेट अस सपोज करो हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिख दिया। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम सबको फिजिक्स में पढ़े हैं बार बार, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा यहाँ पे तो दिस विल बी रिटेन एज यहाँ पे कांस्टेंट के ऐड होगा इनटू एम हो जाएगा हम लोग का मोलैलिटी यहाँ पे हम लोग का, ठीक है। या अभी मोलैलिटी एम को सपोज करो नहीं लिखते हैं तो भी समझ सकते हैं इस तरीके से भी, चलो मोलैलिटी एम को भी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आपको समझने में हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, तो डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई भी यहाँ पे लिखते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कैसे, कि जैसे जैसे हम लोग का वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, टेम्परेचर भी उसी अकॉर्डिंग, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो यानी कह सकते हैं दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अगर ये हमारा काई बी के प्रोपोर्शनल है तो ये भी हमारा काई बी के प्रोपोर्शनल होगा, ये हमने लिख दिया। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से हटेगा तो यू विल ऑब्टेन एज अ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो मिलेगा आपको के इंटू काई बी, ठीक है। अब के बी जो हमने पहले लिखा था वो कैसे डिराइव हुआ, देखो अभी उस चीज को हम समझा देंगे आपको। अब देखो यहाँ पे हमको पता है काई बी हम लोग का मोल फ्रैक्शन है, दिस काई बी इज अ मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बी, अगेन नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ए, इस तरीके से हम लोग का होगा यहाँ पे। लेकिन अब देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि सोल्यूशन हम लोग का बहुत डाइल्यूट है, इफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन हम लोग का बहुत डाइल्यूट है, अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है इसका मतलब जो बी का नंबर ऑफ मोल्स है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या है हम लोग का ए की कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ए की कंपैरेटिवली बहुत कम है तो यहाँ पे ये वाला टर्म इसको आप नेग्लेक्ट कर दो, तो ये वाला टर्म नेग्लेक्ट करेंगे तो वी कैन राइट एज सच, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन देखो काई बी इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं एन बी अपॉन नीचे क्या लिख सकते हैं एन ए, इस तरीके से देखो हमने लिख दिया। इसी की वैल्यू को देखो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन फर्स्ट पे देखो यहाँ क्या मिलेगा हमको सब्स्टिट्यूट करने पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, ठीक है, डेल्टा टी या डेल्टा टी भी जो भी लिख लो, क्योंकि डेल्टा टी वही एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे देखो इस तरीके से के इंटू इस काई बी की जगह पे देखो यही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज एन बी, और नीचे मिल गया हम लोग के पास यहाँ पे एन बी, ठीक है, सॉरी एन ए। देखो एन ए और एन बी क्या है यहाँ पे, मोल्स ऑफ द ये सल्यूट है, देखो बी हम लोग का सल्यूट था और एन ए हम लोग का मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट है। यहीं पे देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो के इंटू, ठीक है। अब देखो एन बी हम लोग का क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बी का गिवन वेट कितना होगा हम लोग का डब्ल्यू बी होगा, तो यहाँ पे डब्ल्यू बी कर लेते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट उसका कितना होगा एम बी होगा। नीचे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखो हम लोग, यहाँ पे नीचे Na हम लोग का है, इस Na को भी देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस Na कैन बी रिटन एज सच, या Na को रहने दो, या इस तरीके से लिख देते हैं, या चलो लिख ही देते हैं, Na को भी समझ आएगा यहाँ पे। तो Na के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया WA अपॉन MA, इस तरीके से Na के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, इस पूरा इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे देखो हमें मिलेगा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, यहाँ से लिख रहा हूँ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू के इंटू WB अपॉन MB इंटू ये ऊपर चला जाएगा आपका MA हो जाएगा, और नीचे होगा हम लोग के पास WA, ठीक है। ये हम लोग के पास यहाँ पे ये हम लोग के पास यहाँ पे आ गया फॉर्मूला डिराइव, हमने लिख दिया WA, यहाँ से वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से देखो हो सकता है फॉर्मूला हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो ये फॉर्मूला ये इस स्टेप को ना करके हमने दूसरे स्टेप से कर सकते हैं सॉल्व। हाउ इज इट पॉसिबल, देखो ये इस तरीके से लिख सकते हो आप, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग के पास देखो क्या लिखा था, के एज इट इज रखो यहाँ पे, अभी NB को एज इट इज रखो, ठीक है। एन जो Na है मैं उसको सिर्फ चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, Na को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होगा। Na का देखो हमने यहाँ पे लिखा था, अगर याद हो तो गिवन वेट इसका लिखा था WA, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा आपका MA होगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, यहाँ पे फिगर इरेज करके यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ तो समझ में आएगा, जस्ट अ मिनट।
देखो अब इसी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, हाउ कैन यू राइट द आंसर। अब देखो यहाँ से हमें क्या लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग के इंटू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए हम लोग के पास है, एन बी इसी तरीके से रखो, एन बी अपॉन 1 इस तरीके से, और ये देखो ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे मिलेगा एम ए और नीचे हम लोग के पास होगा यहाँ पे डब्ल्यू ए। अब ध्यान से देखो, अगर याद करो मोलालिटी का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कि दिस मोलालिटी एम इज इक्वल्स टू हमने लिखा था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। देखो ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे दिया, यानी इस पूरे इस टर्म की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं मोलालिटी। तो यही चीज यहाँ पे देखो मैं करने जा रहा हूँ, दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल्स टू के एज इट इज यहीं पे रहने दो, इनटू इस पूरे टर्म के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, एम लिख देंगे, दैट इज मोलालिटी स्मॉल एम, और एम ए जो कैपिटल आपका इसी तरीके से, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वो इसी तरह रहे। तो देखो एम ए हम लोग का यहाँ पे क्या है, ये सॉल्वेंट है, और के ये भी खुद आपस में कांस्टेंट है, दोनों ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि जो सॉल्वेंट ऐड करें भाई उसका मास अपने आप तो चेंज होगा, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी कांस्टेंट वैल्यू, ये दोनों कांस्टेंट आपका के और एम ए दोनों मिल करके एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, दैट इज के बी। तब जाके इस इक्वेशन को देखो हम ट्रांसफॉर्म करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, कहाँ लिख दो इसको, हाँ देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस इक्वेशन को कुछ ट्रांसफॉर्म करके देखो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। यही फॉर्मूला देखो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था हम लोग डिराइव करके निकाल लिए, दैट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी लिख दो आप, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोग का ये। तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, ठीक है। कैसे किए पूरा समझा दिया आपको, कैसे फॉर्मूला हम लोग का आया यहाँ पे, एक बार सॉरी क्या आया फॉर्मूला, देखो फिर से डेल्टा टी बी हम लोग के पास मिला यहाँ पे, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू काई बी सॉरी के बी इंटू एम, के बी इंटू एम, दिस इज योर फॉर्मूला। एक कह सकते हैं कि अल्टीमेट फाइनल फॉर्मूला हमारे पास यही है, थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे एम मोलैलिटी है और के बी आपका एल्यूबियोस्कोपिक कांस्टेंट है। अब मान लो ये क्वेश्चन अगर आता है हमसे कि व्हाट एग्जैक्टली दिस वर्ड एल्यूबियोस्कोपिक कांस्टेंट मीन, इस के बी वर्ड का मतलब क्या है, इस चीज को समझाते हैं आपको। देखो अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो आप लोग का डेल्टा टी बी है, ठीक है ना, डेल्टा टी बी सॉरी अगर हम कह रहे हैं कि मोलैलिटी की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पे, इस इक्वेशन में मोलैलिटी हम 1 कर देते हैं, इन दिस केस द इक्वेशन विल ट्रांसफॉर्म एज सच। इक्वेशन देखो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, दैट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू मिलेगा आपको यहाँ पे के बी। इसका मतलब के बी इज नथिंग, इट इज जस्ट इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी बी आपका सॉरी के बी आपका कुछ नहीं है, के बी सिर्फ और सिर्फ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन कब, जब सोल्यूशन की मोलैलिटी कितनी हो जाए, 1 हो जाए। इट डज मीन हाउ कैन वी राइट कि के बी इज दैट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एल्यूबियोस्कोपिक कांस्टेंट। अभी मैंने बताया था के बी क्या हम लोग का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है या तो एल्यूबियोस्कोपिक कांस्टेंट है। दिस इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द सोल्यूशन इज 1 मोलर, और रिमेंबर आई एम सेइंग मोलर, MOLAL, मोलर नॉट मोलर, मोलर, ठीक है ना। सोल्यूशन इज 1 मोलर और 1 मोलर और द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज यूनिटी, ये हम समझ सकते हैं। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं केबी के बारे में, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखो बैक टू अवर टॉपिक कह सकते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जिसमें WB ग्राम ऑफ सल्यूट ऐड किया जाता है सोल्यूशन में, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग का बढ़ जा रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। तो नाउ द क्वेश्चन राइजेस हाउ वी विल गेट टू नो दैट, हमें ये चीज कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा सल्यूट उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल तौर पर बताता हूं आपको कि मान लो आपके पास एक बीकर है, कोई सॉल्वेंट आपने यहाँ पे लिया, कोई आपने सल्यूट ऐड किया, कोई एक्स सल्यूट है आपके पास, हमें नहीं पता कौन सा सल्यूट है, बट आई एम टेलिंग यू कि जो सल्यूट आपने ऐड किया है उसका मास आपके पास दे रखा है 44 ग्राम, आप उसका मास दे रखा है, ठीक है। तो तुरंत आप कह दोगे कि सर ये 44 ग्राम है, तो हो सकता है कि ये CO2 रहा होगा, क्योंकि CO2 का ही मास 44 होगा। देखो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32 होगा आपका, तो 12 प्लस 32 44। तो तुरंत आप कह दोगे कि सर यहाँ पे जो एक्स आपने ऐड किया है दिस इज नथिंग, इट इज ओनली द ड्राई आइस या CO2 आपका यहाँ पे आपने ऐड किया होगा यहाँ पे। तो सिमिलरली ठीक उसी तरीके से अगर कुछ हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव होकर आ जाए जिससे हम क्या निकाल सके, मॉलिक्यूलर मास, जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन था ना, तो तुरंत आपने बता दिया। ठीक उसी तरीके से इफ यू विल हैव सम फार्मूला थ्रू व्हिच वी कैन एग्जैक्टली फाइंड आउट कि मॉलिक्यूलर मास होगा क्या सॉल्यूट का हमारा, ठीक है। जैसे ही उसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तुरंत हमें पता चल जाएगा कि कौन सा यहाँ पे सब्सटेंस इसमें सॉल्यूट ऐड किया होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। वो देखो अब यहीं से हमें इसकी जरूरत, यहीं से हम इसकी हेल्प ले लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यहीं पे छोड़ दिया था। तो चलो अब नेक्स्ट हेडिंग करना डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ये बताते हैं अभी। नेक्स्ट हेडिंग, पहले हेडिंग कर लो, determination of molecular mass of solute, determination of
मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। क्यों कर रहे हैं, मैंने ये चीज आपको क्लियर समझा दिया। देखो कुछ नहीं करना है, मोलैलिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है, देखो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैं एस लिख रहा हूँ सॉल्यूट का यहाँ पे, और यहाँ पे होता है हम लोग के पास मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, सॉल्वेंट यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यानी इस डज मीन देखो यहाँ पे मोलैलिटी m इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है हम लोग का NB, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग का कितना था WA, याद रखो, ठीक है ना, WA हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट रख रहे थे हम लोग, ठीक है। तो NB हम लोग के पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। देखो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट सॉल्यूट का कितना था हम लोग के पास WB ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट जो सॉल्यूट का था हम लोग के पास कितना था MB था, ठीक है। नीचे क्या है हम लोग का मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मान लो अगर मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में नहीं है तो आप क्या करोगे, उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। पूरा ये टर्म देखो आपका सिंप्लीफाई करके आप कुछ इस तरीके से पा जाओगे, WB अपॉन MB तो एज इट इज यही रहने वाला, ये 1000 आपका ऊपर चला जाएगा, ये 1000 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, और नीचे देखो आपके पास क्या मिलेगा, इनटू WA एज इट इज मिलेगा। इस पूरे आप ये वैल्यू देखो किसकी है, आपकी मोलैलिटी की वैल्यू है। इस पूरी मोलैलिटी की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, देखो यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे व्हाट यू विल फाइंड आउट, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, देखो वी विल फाइंड आउट कि डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू इस M की वैल्यू को देखो यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, WB इंटू 1000, नीचे मिलेगा हमारे पास यहाँ पे MB इंटू यहाँ पे मिला हमारे पास WA। बाय दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। देखो MB हम लोग का B हम लोग का सॉल्यूट था, और यहाँ पे MB लिखा है, अब डायरेक्ट यहाँ से मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, डेल्टा TB को यहाँ ट्रांसफर कर दो, MB मतलब कुछ इस तरीके से देखो, दैट इज MB इज इक्वल्स टू, ये ऊपर का तो सेम टर्म रहेगा KB एज इट इज, इंटू WB आपका यहाँ लिख लो, इंटू यहाँ लिख लो 1000, और यहाँ पे नीचे लिख दो, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा देखो, अब डेल्टा TB उधर से ये डेल्टा TB यहाँ पे आ गया, एंड WA हो गया। दिस इज बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ द, हाँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट आप कैलकुलेट करते हो। जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि कितना है मॉलिक्यूलर मास, तो आप बता दोगे कि इसमें ये सब्सटेंस ऐड किया गया। फॉर एन एग्जांपल लेट्स से मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर रहे हो और ये आ गया 58.5 समथिंग, तुरंत बोल दोगे कि सर ये NaCl, क्योंकि NaCl का ही आपका 58.5 होता है। सो दिस वाज होल अबाउट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस फॉर्मूले से और उसके पहले एक फॉर्मूला जो हमने लिखा था डेल्टा TB इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट, ये तीन फॉर्मूला याद रखना। न्यूमेरिकल्स कैन बी सॉल्व बेस्ड अपॉन ओनली दीज 3 कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके अलावा भी एक दो चीजें हैं डिफरेंट फॉर्मूले जो कि NCERT में नहीं दिया गया, तो वो मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर कभी उसको क्लास में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। फिर से एक बार जस्ट कह सकते हैं क्विक 1-2 मिनट में रिवाइज कर दे रहा हूँ। क्या था हम लोग का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जब भी कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हम ऐड करेंगे वहाँ पे वेपर कम क्रिएट होगा। जब वेपर कम क्रिएट होगा तो आप इवेंचुअली जब आपको बॉयल करना है तो आप वेपर वहाँ पे ज्यादा क्रिएट करोगे। अब वेपर को ज्यादा क्रिएट करने के लिए आपको बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, जिसका कि फार्मूला आपका ये था। मॉलिक्यूलर मास कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड लास्ट रिमेंबर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किए थे, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, और अब जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एमसीक्यू फॉर्म एज वेल रिलेटेड टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो अभी बात करेंगे हम लोग सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको कि हम लोग क्रायोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। तो चलो पहले इसको लिखवा देते हैं और एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट और लिखो इसे। देखो एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे छूट गया था, उसको पहले कवर करते हैं। क्या था यहाँ पे केबी, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि दैट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस केबी, ये एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि केबी की यूनिट क्या है, क्योंकि केबी हमें तो पता चल गया है क्या केबी की यूनिट क्या है, ये चीज तो इसको समझते हैं। देखो कैसे, तो अब देखो यहाँ पे जैसे इस केबी को हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज केबी इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी अपॉन एम लिख सकते हैं। अब डेल्टा टीबी है क्या भाई, टेम्परेचर है, तो उसको दो तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो डिग्री सेल्सियस में लिख दो या केल्विन में लिख दो। नीचे क्या है मोलैलिटी, मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है हम लोग की, मोल पर केजी, क्योंकि देखो फॉर्मूला ही है मोल अपॉन नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो डिग्री सेल्सियस नीचे हो जाएगा आपका मोल पर केजी, ठीक है। उसी तरीके से केल्विन में लिखेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका केल्विन केजी पर मोल, मैं इसको न्यूमरेटर में लेकर बोल रहा हूँ। तो दिस इज योर एसआई यूनिट। मोस्टली जब आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे तो आपको इसी फॉर्म में पूछे जाएंगे, इस वे के हुई आप याद रखना, दैट इज यूनिट ऑफ केबी इज अ केल्विन केजी पर मोल, या तो ऐसे भी याद रख लो डिग्री सेल्सियस अपॉन मोल पर केजी, दिस इज अ यूनिट ऑफ योर केबी। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज अ सेकंड नेक्स्ट कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।